हमें ध्यान दो। सो पीएच कैलकुलेशन में हम लोग वीक एसिड लेके चल रहे हैं, उसमें भी हम लोग पहले मोनोप्रोटिक लेके चल रहे हैं। मोनोप्रोटिक अगर आएगा, खैर आता यही है मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड अपने मेंस के सिलेबस में नहीं है। कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, उसके पीछे एक रीजन है, बट एनीवे कोई एसिड है HA, डिसोसिएट किया, वीक एसिड था, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, H प्लस और A माइनस बनाएगा। अगर हम लोग T इक्वल टू 0 पे लेके चले, मान लेते हैं C कंसंट्रेशन है, सो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हम लोग हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में या इक्विलिब्रियम में एक चीज बता दिया था, हमेशा C इंटू 1 माइनस अल्फा ही लिखना है। सो द नेट डिसोसिएशन इज C अल्फा। तो C अल्फा अगर टूटेगा तो C अल्फा बनेगा, C अल्फा बनेगा। जिसको ये लिखना नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम छोड़ देना, उसके बिना काम चल जाएगा। सो H प्लस का वैल्यू, A माइनस का वैल्यू समझ में आ गया। अब अगर यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख के चलते हैं तो दिस इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई H है, ये तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ से H प्लस का वैल्यू C अल्फा, A माइनस का वैल्यू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अपने कैलकुलेशन में एक C कैंसिल आउट होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। ऐसा हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे तब भी लिखे थे। अगर अल्फा का वैल्यू वेरी मच लेस देन 1 है, अल्फा का रेंज क्या ले सकते हैं, तो आपको मालूम था अल्फा का रेंज हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.03 टाइप्स लेके चल रहे थे। खैर करेंगे उस पर डिस्कशन। सो अल्फा का वैल्यू अगर 0.03 या उससे छोटा निकल के आएगा तब हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने अल्फा नेग्लेक्ट कर दिया, मेंस तक अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मेंस तक अल्फा लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने कैलकुलेशन में C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको हम लोग, एक सेकेंड, 1 माइनस अल्फा को हम लोग सीधा 1 के बराबर लिख सकते हैं। सो अगर आपने अल्फा का नेग्लेक्ट कर दिया तो 1 माइनस अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। यहाँ से k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई सी। कुछ लोग यहाँ भी कंडीशन डाल देते हैं, लाइक k बाई सी अगर लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -3 है तब आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1। ये भी अप्रोक्सीमेशन एक है। अगर k बाई सी का वैल्यू 10 टू द पावर -3 या उससे छोटा है तो अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, तब उस केस में आप आराम से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा बेटर कंडीशन है, ऐसा नहीं कि खराब कंडीशन है, बट मेरा तरीका कुछ और है। मेरा तरीका है कि अल्फा निकाल लो, अल्फा का वैल्यू अगर 0.03 या उससे छोटा आ गया तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू रूट अंडर k बाई सी आ गया, पहला चीज। अब इसके बाद अगला का पार्ट, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, लिख लेते हैं C अल्फा। अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग डाल दें, ये पार्ट रूट अंडर k बाई सी, तो अपना जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी रूट अंडर C के A। ये तो सबको याद रहेगा जिंदगी भर, मेरा नाम ही है इसमें, अगर नाम भूल गया तो उठा के पटक देंगे। सो H प्लस का वैल्यू रूट अंडर C के A। सो अपने कैलकुलेशन में H प्लस अगर मालूम पड़ गया तो यहाँ से pH निकाल सकते हैं। अगर pH लेंगे तो यहाँ पे जो C के है इस पर पावर 1/2 है, तो हाफ बाहर आ जाएगा। हाफ बाहर आने के बाद अगर आप माइनस लॉग ले रखे हैं तो माइनस लॉग C माइनस लॉग K आना है। तो अगर माइनस लॉग C और माइनस लॉग K आएगा तो माइनस लॉग K को तो हम लोग PK लिख सकते हैं, माइनस लॉग C को कुछ नहीं लिखना है, माइनस लॉग C को वैसे ही लिखना है। सो हाफ PK माइनस लॉग C, यही अपना एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। तो ये बहुत भारी चीज नहीं है, ये आसानी से सोचा जा सकता है, लेकिन इसमें हमेशा एक सजेशन होता है, ऑलवेज चेक फॉर अल्फा या फिर ऑलवेज चेक फॉर k बाई सी। ये वैल्यू अगर चेक नहीं किया और बाई चांस मान लो अपने क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू 0.5 आ रखा है, तो 0.5 नेग्लिजिबल थोड़ी है भाई, 1 में 0.5 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ब्लंडर करके बैठ जाएंगे। यही चीज आयनिक का सबसे भारी पार्ट माना जाता है, भारी कुछ नहीं है, ये बस ये है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अप्रोक्सीमेशन लेके, बट आपने इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि अल्फा का वैल्यू बड़ा भी तो हो सकता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू बड़ा हो गया तो फिर वो बड़ा वैल्यू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप बड़े वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसका मतलब आप ये 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर नहीं लिख सकते, और क्योंकि आप 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर नहीं लिख सकते इसका मतलब आपका k का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर के बराबर नहीं आ सकता। अगर k का वैल्यू C अल्फा के बराबर नहीं आ सकता इसका मतलब अल्फा का वैल्यू रूट अंडर k बाई सी नहीं आ सकता।
अगर ये नहीं आ सकता इसका मतलब H प्लस का वैल्यू रूट अंडर सी के नहीं आ पाएगा, और अगर रूट अंडर सी के नहीं आ पाएगा तो पीएच का ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा। बस ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको हमेशा चेक करना होता है। तो द थिंग इज, आयनिक इक्विलिब्रियम भारी कुछ नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में चेक पॉइंट्स है कुछ कुछ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन में अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं। सो उस अप्रोक्सीमेशन को लेने के लिए या नहीं लेने के लिए कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रखे गए हैं, उन कंडीशंस को बस ध्यान रखिए। जैसे वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें तो सीधा बोला पीएच निकालो, पीएच का रेंज अगर आपको मालूम है तो बस ध्यान रखना कि भाई 6.5 से ऊपर आया क्या। सो आपको एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूला वगैरह बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, पीएच कैलकुलेशन में फॉर्मूला बहुत कम है। आपको हर एक फॉर्मूला के नीचे चेक पॉइंट जरूर याद रखना है। लाइक कभी भी आप फॉर्मूला सोचेंगे तो उसके नीचे ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब ये क्वेश्चन होगा। हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कोई फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करेंगे। हम लिटरली बता रहे हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करना छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, हम हमेशा न्यूमेरिकल वाला पार्ट को कॉमन एंड इफेक्ट से लेके चलेंगे। ठीक है, कॉमन एंड इफेक्ट में अल्फा बहुत छोटा रहा है, उसको वहां पे हटा करके छोड़ देंगे। अब वो कैसे होगा इस पे बात करते हैं। सो एक तो ये सिचुएशन, ये फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है, मेंस पे नॉर्मली काम चल जाता है, लेकिन मेरा फिर भी सजेशन होगा कि अल्फा का वैल्यू हमेशा चेक करिए, इसके बिना कमेंट मत करिए। बट इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, ये एक केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल तब क्या करें आप, तब उस केस में 1 माइनस अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू 1। अब ये अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। तब आप क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मली HA को जब आपने डिसोसिएट किया तो H प्लस और A माइनस बना। हम लोगों ने C लिया था कंसंट्रेशन, C इंटू 1 माइनस अल्फा बना, प्रोडक्ट वाले साइड में C अल्फा बना, C अल्फा बना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा तो आ ही गया था, ये हम लोग को पहले से मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। सो सॉल्व द क्वाड्रेटिक टू फाइंड अल्फा। एक बार तो ये कर लिया आपने, फिर जैसे ही अल्फा आपने फाइंड किया तो फिर इसका सेकंड स्टेप H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, और H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा है, फिर यहाँ से आप आराम से पीएच का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसी दर्द है, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको नेगेटिव नहीं लेना है। अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमको मालूम है ये भी फॉर्मूला के एप्लीकेशन के जैसा, ये बहुत मेहनत नहीं पड़ रहा, उसके बिना भी काम चल ही जाता है मेरा। एक फॉर्मूले में ठीक है, हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, या हो सकता है 40-45 सेकंड लगे। इसके थ्रू करेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 1 मिनट 30 सेकंड तक लगेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बर्डन कम हो गया फॉर्मूला याद रखने का। हम क्यों फॉर्मूला याद रखें, कोई सेंस नहीं है। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अपने आप समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन नोट करते हैं ऐसा, कैलकुलेट द पीएच पहला पार्ट, हाँ पहला पार्ट 10 टू द पावर या 0.1 मोलर CH3COH, जिसका Ka का वैल्यू 10 टू द पावर -5 दे रखा है, मान लो, या -6 दे रखा। सो अगर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, पहला पार्ट कंसंट्रेशन दे रखा, वीक एसिड दे रखा, वीक एसिड पता नहीं भी हो, मान लो एसिड नहीं पता, अगर क्वेश्चन में K दे दिया इसका मतलब वीक एसिड है, पहले दिन सीखे थे हम लोग। अगर किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, दैट मींस कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, पहले हम Ka/C कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, पहले Ka/C 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1, यहाँ से आ गया 10 टू द पावर -5। दिस इज वेरी मच लेस देन 10 टू द पावर -3, इसका मतलब अल्फा विल बी वेरी मच लेस देन 1, जिसका मतलब इसके आगे लिखना नहीं है, ये समझा रहे हैं हम इसलिए लिख रहे हैं बस यहाँ तक, और इतना भी नहीं लिखना है। 10 टू द पावर -6 बाय 10 टू द पावर अच्छा, ये तो 10 टू द पावर -3 से बड़ा दिख रहा है, मतलब सॉरी छोटा दिख रहा है, बस काम खत्म। सीधा यहाँ से pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKa। अगर आप 10 टू द पावर -6 का माइनस लॉग लेंगे तो 6 आएगा,
माइनस लॉग सी, और फिर वही है कि माइनस लॉग 10 टू द पावर -1 कर रहा है, तो इसको पूरे को अगर आप सोचेंगे तो सीधा 1 आ जाएगा वैल्यू। पर एनीवे इस चीज को -1 कर लेते हैं। ओवरऑल 6 + 1 7/2 मतलब अपना pH 3.5 आएगा। कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है, आसान चीज है, आसानी से बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो इसके जगह पे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया 10 टू द पावर -3 मोलर HCOOH और K का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर -5। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले K/C कैलकुलेट किया, इसको हैबिट का पार्ट बना लेना। K/C करेंगे तो 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, ये तो 10 टू द पावर -2 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -3। इसका मतलब अल्फा इज नॉट वेरी मच लेस देन 1। अब इधर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या करें? तो जिंदगी में एक ही सच है, इक्वेशन लिखें। इक्वेशन लिखेंगे तो C का वैल्यू 10 टू द पावर -3 है। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करना शुरू कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से थोड़ा सा यूज टू हो चुके हैं। हम नहीं लिखेंगे 10 टू द पावर -3, सीधा 10 टू द पावर -3 में से 1 माइनस अल्फा टूटेगा, तो फिर 10 टू द पावर -3 अल्फा बनेगा, 10 टू द पावर -3 अल्फा बनेगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप C अल्फा लिख लो एक्सप्रेशन, यहाँ भी C अल्फा C अल्फा। तो अपने एक्सप्रेशन में चाहे तो ऐसा लिख लेते हैं अभी हम समझाने के लिए, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम नहीं लिखेंगे। ऑल्दो मेरे पास इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये सीधा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रखा है तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, मिस करने लायक चीज नहीं है। नहीं तो कम से कम कर लो, अभी भी नालायकी मत करो। C का वैल्यू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। -3 कैंसिल आउट हुआ, -5 कैंसिल आउट हुआ, -2 आ गया। तो अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -2 अल्फा माइनस 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक आया, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करिए अपने कॉपी में। 10 टू द पावर -2 प्लस लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि अल्फा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सब लोग आंसर बताइए कितना आएगा। सो बी स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 -4 AC मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा जी, वाह, डिवाइडेड बाई 2A। देख के तो काम का लग नहीं रहा। बताओ कितना ले लें इसका वैल्यू? पहले तुम लोग कैलकुलेशन करो, हम इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन बताएंगे। 0.2 आएगा सर। शायद मत बोलो बे, इसमें भी शायद बोलेगा। सर पेन पेपर पे नहीं कर रहा, क्या? पेन पेपर पे नहीं कर रहा अरे गधा, आलसी इंसान। सर, बस 100 इंटू कर दिया तो बाकी सब नेगलेक्ट हो रहा, तो 0.2 ही आएगा। 0.21 100 इंटू कर दिया? काहे 100 इंटू कर दिया? माइनस में नहीं करने का मन था कैलकुलेशन, 10 टू द पावर -2। तुम्हारा मन नहीं तो हमारा काहे मन होगा, हम भी नहीं करेंगे। सर जैसा 8.5 इंटू 10 टू द जैसा पावर जैसा चेला वैसे ही, क्या बोलते गुरु, ऐसा ही करना चाहिए। जैसा स्टूडेंट बिहेव करेगा हम पहले ही बोल देंगे कि तुम लोग आलसी है आज तो हम भी आलसी, तुम लोग मेहनती है तो हम भी मेहनती, तुम मेहनत नहीं करेगा हम और चिल मारेंगे। पहला चीज, एक अप्रोक्सीमेशन, ये आपकी जिंदगी में सीखने लायक चीज है। पहला अप्रोक्सीमेशन ये बताता है, इसको देखो, आप ये बोल रहे हैं कि 4 इंटू 10 टू द पावर -2 में हम लोग 10 टू द पावर -4 ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करने का मतलब समझ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप 400 में 1 ऐड कर रहे हैं। करना चाहिए क्या? तो अब तक तो बहुत बार सीख चुके हैं कि वाहियात चीज है, नहीं कर सकते। वाहियात तो नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हो उसको?
तुच्छ है तो इसको नहीं कर सकते ऐड। तो पहला चीज, ये एक अप्रोक्सीमेशन तो यहीं पे सीखने में आ गया कि भाई इसको तो अप्रोक्सीमेटली हटा दो, नेग्लेक्ट करो। नेग्लेक्ट करेंगे तो रूट अंडर 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू आ गया। 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू को अंडर रूट करेंगे तो 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन आना है। तो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस टू है तो इधर 20 लिख लेते हैं जिंदगी आसान करने के लिए। 20 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू माइनस टेन टू द पावर माइनस टू बाई टू। अब क्या करें, माइनस टू कॉमन ले लेते हैं। अब 20 में से अब 1 माइनस कर रहे हैं, तो 20 में से 1 माइनस किया जा सकता है, 19 आएगा। 19 इंटू टेन टू पावर माइनस टू बाई टू, मतलब अपना वैल्यू 9.5 इंटू टेन टू पावर माइनस टू आना चाहिए। चलो अल्फा तो निकल के आ गया, तो हम लोग को H प्लस निकालना है। H प्लस इज इक्वल टू, अब एक चीज सोचिए आप, 9.5 इंटू टेन टू पावर माइनस टू है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा डेसिमल प्लेस में डालने की कोशिश कर, अरे ये तो बहुत छोटा आ रहा है बे, आई क्या टू है? करना भूल गया था। नहीं वो तो चलो ठीक है, वो तुम भूल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर इतना छोटा का आ रहा है। नाइन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू अगर लिखते हैं तो कितना आ जाना चाहिए? 9.5 को अप्रोक्सीमेटली आप 10 लेके चल रहे हैं। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, 9.5 को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। ये कैलकुलेशन खैर हमको दिखाना भी चाहिए था, आपको हम दिखाए नहीं। 9.5 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया और 10 टू द पावर माइनस टू है, ये वैल्यू 0.1 आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, आप 100 के रिस्पेक्ट में, सॉरी 1 के रिस्पेक्ट में 0.1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1 के रिस्पेक्ट में 0.1 को नेग्लेक्ट करने का मतलब है आप 100 के रिस्पेक्ट में 10 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। खैर यहाँ 9.5 है, अगर 9.5 होगा तो 0.095 हो जाएगा, तो भी आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 1 के रिस्पेक्ट में आप 0.03 या उससे छोटे वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते थे, 0.095 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये बहुत मस्ट है करना, लाइक इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वैल्यू भी जस्टिफाइड है। अल्फा का जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो नहीं है नेग्लिजिबल, इसीलिए हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे काम नहीं कर सकते थे। खैर एनीवे, H प्लस का वैल्यू था C अल्फा के बराबर। C कितना था? 10 टू द पावर माइनस थ्री। अल्फा है 9.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू, मतलब 9.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव हो गया। यहाँ से अगर आप pH कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस लॉग 9.5 है। इसको लॉग 9 भी मान ले तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा, ऐसा सोच के देखते हैं। लॉग 9 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होता है 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 0.47, 0.94 आना चाहिए। और अगर आप log 10 लेके चलते तो log 10 का वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन अपना वैल्यू कितना है? ना 9 है ना 10 है, अपना वैल्यू 9.5 है। तो अपना आंसर ना 0.94 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए, इसके बीच में कुछ आना चाहिए। तो 0.97 ले लेते हैं। तो अपने कैलकुलेशन में 5 माइनस 0.97 है, मतलब 4.03, ऐसा कुछ pH का वैल्यू निकल के आ जाएगा अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर और फॉर्मूले के बेसिस पे काम ना करें तो। ये कैलकुलेशंस एक बार देख लो सब लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था, थोड़ा सोचने लायक चीज है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कंसंट्रेशन दिया है, के दिया है, पहले के बाई सी निकाला, जैसे ही के बाई सी निकाला 10 टू द पावर माइनस टू आया वैल्यू। ये नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है। अगर ये नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है मतलब इसका अंडर रूट जो आ रहा था अल्फा वो नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है। आप चाहे तो ऐसा भी सोच के देख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू रूट अंडर के बाई सी था, जो कि 10 टू द पावर माइनस टू है। 10 टू द पावर माइनस टू का अगर अंडर रूट लेंगे तो 0.1 आना है, मतलब 1 माइनस 0.1 आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये पार्ट नेग्लिजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये सोचना चाहिए आपको कि अल्फा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये नेग्लिजिबल नहीं दिख रहा तो फिर क्वाड्रेटिक के थ्रू काम करेंगे। कैसे क्वाड्रेटिक के थ्रू काम करेंगे? तो एक्सप्रेशन लिखो, इस एक्सप्रेशन वाले पार्ट को c इंटू वन माइनस अल्फा सी अल्फा लिखा, तो अपना एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन वन माइनस अल्फा आ गया। अब c का वैल्यू पुट किया, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। सो अल्फा के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ से आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। अब अल्फा कैलकुलेशन में भी आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ मतलब लाइफ के हर एक स्टेज में अप्रोक्सीमेशन चलेगा, इन सब कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेशंस चलेंगे ही चलेंगे, ये बहुत बेसिक है। मतलब बार बार आपको अप्रोक्सीमेशन पुटअप करना पड़ेगा। सो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन पुटअप करिए। आप इसमें एक अप्रोक्सीमेशन पहले वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अपने कैलकुलेशन में ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 20 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू, और यहाँ का माइनस 10 टू द पावर माइनस टू।
सो यहाँ से 10⁻² कॉमन लिया तो 19 इंटू 10⁻², 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 9.5 इंटू 10⁻²। तो पहला चीज अल्फा का वैल्यू आ गया, और ऊपर एक्सप्रेशन में h प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा था, तो h प्लस निकाल लेंगे अब लोग। c का वैल्यू 10⁻³ था इंटू अल्फा का वैल्यू मालूम है अपने को। तो यहाँ से कैलकुलेशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है 9.5 इंटू 10⁻⁵ था। अब इसके बाद भी जो pH का वैल्यू है, चाहे तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं 0. लाइक log 9.5 को या log मतलब इधर 9 मान लो या 10 मान लो, बट मेरा दिमाग में एक और भी चीज है कि ठीक है 9.5 को ना 9 मानते हैं ना 10 मानते हैं। log 9 का वैल्यू हम लोग 2 log 3 ले सकते हैं। log 3 का वैल्यू 0.47 था, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे 0.94 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 है, सो 9 और 10 के बीच में 9.5 आता है, तो अपना वैल्यू जो log आया था 0.94 और जो वैल्यू आया था 1, इसके बीच का वैल्यू 0.96, 97, 98 टाइप का कुछ ले लेते हैं हम, एग्जैक्टली 97 ही पुट कर देते हैं। तो अपना वैल्यू 5 माइनस 0.97 मतलब 4.03 pH निकल के आ जाएगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं फॉर्मूले से। pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। pK 10⁻⁵ था, यहाँ से 5 आ गया, माइनस log C, सो log C 10⁻³ के हिसाब से -3 हुआ, प्लस हो जाएगा। यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया 5 3 8/2, मतलब अपना आंसर है 4। लेकिन अपना आंसर कितना आ गया 4.03। बहुत चेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो अब देख लो, यही कैलकुलेशन करना होता है अपने को कि भाई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप अल्फा को। एग्जैक्ट आंसर अपना 4.03 आ गया। ऐसा नहीं कि इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 4 के रिस्पेक्ट में 4.03 आसानी चीज है, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, आपने अल्फा को नेग्लेक्ट किया, ये हम बस ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं है। मान लो फॉर्मूला अप्लाई किए, pH का वैल्यू आ गया, ठीक वैलिड है। हम लोग ये माने थे कि अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा नेग्लेक्ट किए थे, लेकिन कैलकुलेशन में तो ये बोल रहा है कि अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल। तो आप ये सोचो H प्लस का वैल्यू C अल्फा के बराबर है, आप अल्फा को बहुत छोटा मान रहे थे, तो अगर अल्फा को छोटा मानते तो H प्लस भी कम आता, लेकिन अगर अल्फा थोड़ा बढ़ गया तो H प्लस का वैल्यू और थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, और H प्लस का वैल्यू अगर थोड़ा बढ़ रखा है, इसका मतलब अपने pH का वैल्यू थोड़ा सा स्लाइटली प्लस या माइनस कुछ चला जाएगा। तो अपने वैल्यू का आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, कैलकुलेशन में सब चलता है। तो आप अपना आंसर 4 लाए, लेकिन आंसर 4 टिक मार्क मत करना, 4 से स्लाइटली ऊपर का वैल्यू, 4 से स्लाइटली लोअर वैल्यू, इस तरह का कुछ वैल्यू निकाल के आराम से कैलकुलेशन पुटअप किया जा सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशंस का तरीका क्या होना चाहिए। जो आंसर आ रहा है उसके आजू बाजू में कोई और रिलेवेंट आंसर है क्या, अगर है तो उसका आंसर मार्क किया जा सकता है। मेंस का क्वेश्चन इजी होता है, इसमें एडवांस में एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करना पड़ता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है। खैर एनीवे, वो भी बहुत भारी नहीं होता अगर आप इस अप्रोक्सीमेशन के बेसिक्स को समझते चले जा रहे हैं तो। समझ आया क्वेश्चन सबको? कोई थम्स अप करेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन कहीं और है। हाँ भाई, समझ आ रहा है सबको? हाँ, सबको समझ आ रहा है, वाह ठीक है। सो खैर ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड वाला पार्ट बाकी है अपना, पॉलीप्रोटिक एसिड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड फिर से बोल रहे हैं, मेंस के सिलेबस में नहीं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट मेंस के सिलेबस में है थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल पॉलीप्रोटिक एसिड अपने सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी उसको सीखना है हम लोगों को, क्योंकि जब हम लास्ट में बफर होगा कि एसिड का पीएच है कि बेस का पीएच है, इस तरह का चीज जब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, तो पॉलीप्रोटिक एसिड का थोड़ा सा पार्ट अपने काम में होगा। तो ये शुरुआत का पार्ट थोड़ा सा लंबा फील होता है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड और बेसिस, कोई बात नहीं है, शुरुआत का पार्ट लंबा जाने दो, बेसिक सीखो पहले। ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी, तो इसके बाद जो आपका सेकेंड फेज होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और आपका, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, अप्रोक्सीमेशन उधर भी होता है, करने की जरूरत नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेशन ले लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसमें क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व नहीं करना होता है, इसलिए हम बोलेंगे एडवांस में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन, ये दीज आर एक्सट्रीमली इजी टॉपिक्स, ये आसानी से आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं जिसका आपको बस ध्यान रखना होता है, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना फास्ट होगा। हम बेसिक्स है तो इसलिए थोड़ा सा इसको तेज नहीं पढ़ाएंगे, आप आराम से समझो, क्योंकि इसके 2 महीने बाद फिर से आयनिक नहीं पढ़ा सकते, ये लास्ट लाइक आपका स्टॉप है आयनिक का। अगर आपको इस बार आयनिक समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ आया
फुल इग्नोरेंस मोड में बैठ जाना इन्हीं को लेके कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बट हमको लगता है समझ में आ जाएगा। शांति से सुनते जाओ, पेशेंटली सीखते जाओ, धीरे धीरे टॉपिक्स अपने आप आपको क्लैरिटी देता चला जाएगा। और इसके अलावा आगे का सारा टॉपिक आसान है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आसान आसान टॉपिक है, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा टाइप का टॉपिक है। जैसे बफर आधा घंटा का टॉपिक है, बफर कैपेसिटी हम नहीं पढ़ाएंगे अभी आपको, बफर कैपेसिटी थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है, उसको हम सेकेंड फेज में पढ़ा देंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आराम से 1 लेक्चर का टॉपिक होगा, उसको कर लेंगे। सो लाइक 3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में जो भी टाइम लगना लगेगा। कल शायद आप लोगों का मेंस का एग्जाम भी है, खैर एग्जाम दीजिए, उसमें आने का सवाल होना चाहिए। अगर अभी तक का कुछ पीएच का पार्ट आता है तो सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आराम से एग्जाम देने की कोशिश करिए। मतलब अगर कुछ सिलेबस से बाहर का टॉपिक है कोई बात नहीं, एग्जाम दे दो। ये सोच के देखो कि जो सिलेबस का था उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मार्क्स आ रहा है, ऐसा कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। बस ट्राई करना है कि इस तरह का पेपर वापस से एक बार रिपीट कर लेना आगे जाके, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो रखा होगा। किसी से कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछना तो आज के लिए कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। सर NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा? क्या क्या क्या? सर NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा? NH2 माइनस का किसका बोल रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ये और कौन क्या बोल दिया समझ नहीं आया। टाइप कर दे भाई, कोई कमेंट में टाइप कर दे। NH2 माइनस, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? NH3। एसिड में तो हम लोग लाइक बेस में H प्लस ऐड करेंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा, तो NH3। इतना भारी सवाल क्या पूछ दिया हमसे, थोड़ा आसान पूछो यार, इसे जान लेगा क्या बच्चे का। अबे सिंपल सा चीज है ना यार, बेस क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा, H प्लस गेन करके एसिड बनाएगा, तो NH2 माइनस H प्लस ऐड कर लो, NH3 सिंपल। या NH3 का कंजुगेट बेस NH2 माइनस है, तो NH3 H प्लस के जैसा अगर H प्लस सॉरी एसिड के जैसा H प्लस लूज किया तो उसका कंजुगेट बेस, तो एसिड का कंजुगेट बेस या बेस का कंजुगेट एसिड बोलो, सेम ही चीज है। और कोई डाउट? बताओ भाई। हाँ भाई, और कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में पॉलीप्रोटिक एसिड का कैलकुलेशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास केवल पॉलीप्रोटिक एसिड और क्वेश्चन सॉल्विंग चलेगा, ताकि आपको पीएच कैलकुलेशन के एसिड बेसिस हर तरह के केसेस समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद एक दिन बफर, एक दिन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और एक दिन कॉमन डिस्कशन। तो 3 लेक्चर, 1 2 3 4, अच्छा एक दिन वो भी पढ़ना अपने को, टाइट्रेशन और इंडिकेटर्स, तो 5-6 लेक्चर आराम से कंप्लीट कर लेंगे। कल क्लास शायद नहीं हुआ कल क्लास, क्योंकि कल स्टेप्स का एग्जाम है। आप लोगों के जान पहचान में रिश्तेदार नातेदार कुछ लोग अगर हों तो स्टेप्स के एग्जाम में जरूर बैठाइए। और कल के बाद अगर हम थके हुए नहीं रहेंगे तो शायद क्लास ले लें शाम में मे बी, बट अगर थके हुए रहेंगे तो हम हो सकता है शाम तक मैसेज डाल दे क्लास नहीं लेने का। फिर 29 तारीख को क्लास नहीं होगा, 29 तारीख को दिवाली सेलिब्रेशन है, तो उस दिन कोई क्लास नहीं होगा, मतलब सुबह होगा, दोपहर में भी होगा, रात में 9 बजे क्लास नहीं लेंगे। बाकी 30 तारीख को क्लास होगा, दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली के दिन, वो दिन थोड़ा अर्ली क्लास रख लेंगे। इस बार हम दिवाली पे कहीं नहीं जा रहे, बोकारो में रहेंगे। सो 30 तारीख को आपके फर्स्ट हाफ में क्लास होगा। 31 तारीख को दिवाली है, उस दिन कोई क्लास नहीं करेंगे। 1 तारीख को या 2 तारीख को जो भी, 31 के बाद, हाँ 31 का देखी तारीख होगा, उस दिन क्लासेस होंगी। और उसके बाद का हमको नहीं पता, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको बता देंगे कि ट्रैवल कर रहे हैं। आने के बाद कौन सा टॉपिक करना है एक बार बता दो सब लोग। बताओ भाई, आने के बाद कौन सा टॉपिक करना है?